हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी मेंस की इस क्लास में जो है हम करेंगे एमपीपीएससी मेंस के लिए अगली टेस्ट सीरीज करेंगे। तो चलिए, यह है हमारी आज की 7 नंबर की टेस्ट सीरीज है। इसके पहले तक है यूट्यूब में हम 6 टेस्ट सीरीज जो है मेंस के लिए कर चुके हैं। यह जो है एमपीपीएससी मेंस 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं। यदि आप 25 का दे रहे हैं तब भी देख सकते हैं, हालांकि मेन टारगेट हमारा जो है 2026 का है। तो चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की मेंस की आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज देखने के लिए। अगर आप अपनी कॉपी चेक करवाना चाहते हैं या तो इसको जो है हमारे ग्रुप पर भेजिएगा। ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज थोड़ा सा हमने प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया है। आज जो है आपको 10 2 मार्कर प्रश्न मिलेंगे, 4 जो है आपको 6 मार्कर प्रश्न मिलेंगे और एक प्रश्न आपका जो है 11 मार्कर 10 मार्कर होगा। क्योंकि जो है हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो हमें जो है क्वेश्चन के माध्यम से टॉपिक को भी कवर करना होता है। चलिए देखते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, आपका अधिक से अधिक रिवीजन होगा। इसमें अगर बात की जाए तो आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल तथा मगध साम्राज्य की मगध का उदय कैसे हुआ। सबसे पहले हम क्वेश्चन इसके उठाए हुए हैं कि किस प्रकार से 16 महाजनपद बने हुए हैं और 16 महाजनपद में किस प्रकार से आपका मगध महाजनपद जो है सर्वश्रेष्ठ महाजनपद के रूप में सामने आया था। तो चलिए हम देखते हैं अपने प्रश्न को। पहला प्रश्न है हमारे पास है सुनिधि और वत्सकार। तो सुनिधि और वत्सकार ये कौन थे? आपके पास में 2 मार्कर का प्रश्न है और आपको इसमें प्राप्त करने हैं 2 में से 2 नंबर। तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना होगा, थोड़ा समझिएगा। सुनिधि और वत्सकार की अगर बात करें तो एक मगध का जो है शासक हुआ करता था, उसका नाम था अजातशत्रु। क्या नाम था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु के जो 2 मंत्री थे उन मंत्री का नाम था सुनिधि और वत्सकार। ये दोनों ही मंत्री जो है कूटनीति और फूट डालने में या राज्यों को आपस में विलय करने में बहुत माहिर थे। इसलिए इन्होंने क्या किया कि जो वज्जी संघ था, इन दोनों मंत्रियों ने उस संघ में फूट डाल दी और अजातशत्रु ने वज्जी संघ का मगध में विलय कर लिया। तो क्या लिखेंगे इसमें? मगध राज यानी कि मगध के राजा अजातशत्रु के 2 ये मंत्री थे और अजातशत्रु ने इनका प्रयोग वज्जी संघ में फूट डालने के लिए किया था। आप चाहें तो इसमें अगला पॉइंट ऐड कर सकते हैं, यह है कुशल कूटनीति में माहिर थे। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है हमारे पास में बौद्धकालीन 5 गणराज्यों के आपको नाम लिखना है। तो आप जानते हैं गणराज्य क्या होता है, जहाँ पर जो शासक होता है, जनता पर शासन करने वाला जो व्यक्ति होता है, वह अगर जनता द्वारा चयन किया जाता है तो उसे क्या कह देते हैं? गणतंत्र कह देते हैं। भारत वर्तमान में गणराज्य है और उसी को गणतंत्र कह देते हैं, क्योंकि भारत का जो सर्वोच्च प्रशासक है यानी कि राष्ट्रपति जी, वो क्या होते हैं? जनता के प्रतिनिधियों द्वारा अर्थात जनता द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप से चयन किए जाते हैं। गौतम बुद्ध के समय पर हमें प्राचीन भारत में 10 गणराज्यों की चर्चा मिलती है, लेकिन आपको यहाँ पर 2 मार्कर में 5 गणराज्यों के नाम लिखने हैं। तो 5 गणराज्य कौन कौन से हैं? कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, रामग्राम के कोलिय, मिथिला के विदेह और वैशाली के लिच्छवी। ये 5 गणराज्य हैं। पांचों अपने आप में प्री की दृष्टि से विशेष हैं। जरा फैक्टों को ध्यान रखिएगा। कपिलवस्तु वे स्थान हैं जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और गौतम बुद्ध के पिता जो थे शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। कुशीनगर वह स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी और वैशाली वह स्थान है जहाँ जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन महामाया महाप्रजापति जो गौतमी थी, वो कौन थी? महावीर स्वामी की माँ थी। मिथिला वह क्षेत्र है जो कि वे जहाँ के राजा कौन थे? मिथिला के राजा थे जनक और यह एक दार्शनिक शासक थे। इनकी जो बेटी थी रामायण कालीन सीता, इन्हीं की बेटी थी। यह मिथिला जो है वर्तमान बिहार में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है चित्रित धूसर मृदभांड। तो मृदभांड से ऐसे यहाँ पर क्या है? एक प्रकार के बर्तन से है। ध्यान रखिएगा, मृदभांड जो क्या होते थे? एक प्रकार के बर्तन होते थे, ठीक है, जो जिन्हें आप क्या कहते हैं? घड़ा या मटका कहते हैं, यूं ही समझ लीजिएगा कि वही क्या थे? मृदभांड थे। तो अलग अलग समय पर विशेष प्रकार के मृदभांड बनाए जाते थे। उनमें से एक चित्रित धूसर मृदभांड है जो यह वैदिक काल से लेकर के यानी कि लगभग 1500 से लेकर के यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 400 तक हमें देखने को मिल जाता है। इसके प्रथम प्रमाण जो है आपके हस्तिनापुर से प्राप्त हुए थे, दिल्ली से।
तो क्या है देखिएगा, लौहकालीन मिट्टी के बर्तन जो थे चित्रित धूसर मृदभांड थे, क्योंकि लौह काल का समय भी वैदिक काल के अंतर्गत माना जाता है। 1000 ईसा पूर्व में लोहा की खोज अतरंगी खेड़ा से हुई थी। अगली बात करें तो सतह पर जो है इन पर चित्रकला का प्रयोग होता था। ये बर्तन जो है गोलाकार आप देखते हैं, इनमें लाल पट्टी अभी भी जो है घड़ों में बनी हुई आती है, तो वही जो है सतह पर अलग अलग प्रकार के चित्रों का प्रयोग होता था। यह प्राप्ति कहाँ से पाए गए थे? गंगा घाटी से जो है पाए गए थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजा जनक। तो राजा जनक की जब बात करते हैं तो इसमें आपको 2 नंबर में बताना है। तो विदेह क्षेत्र के यह दार्शनिक शासक थे, और विदेह कहाँ पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है। रामायण कालीन सीता जो है इन्हीं की पुत्री थी। इनकी राजधानी जो क्या थी? मिथिला थी। मिथिला वर्तमान में बिहार में पड़ता है। तो इस प्रकार से आप इसमें देंगे, आपको जो है निश्चित रूप से पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे अगर इस प्रकार से लिखते हैं। अगली बात करते हैं, पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह बताना है। तो जो भारत क्षेत्र होता था और इस भारत के जो है आपको पूर्वी तट के बंदरगाह बताना है। इनमें से जो आपका ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, इस प्रकार से यहाँ पर पश्चिम बंगाल के आसपास पड़ता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह। कावेरीपट्टनम आपको यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जो क्या हो जाएगा? कोरकई हो जाएगा। तो ये 3 बंदरगाहों के आपके नाम बताना है। 2 नंबर में इतना काफ़ी है, आपको लोकेशन बताना पड़ेगा कि ये कहाँ पर स्थित हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत ध्यान रखिएगा, प्रसेनजीत कौन था? तो प्रसेनजीत जो है एक 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था जिनका नाम था कौशल, और कौशल के राजा कौन थे? प्रसेनजीत। अब इनके संबंध 2 प्रकार के रहे। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था वाजिरा। क्या नाम था? इनकी पुत्री थी जिसका नाम था वाजिरा, और इनकी जो बहन थी, इनकी बहन का नाम था महाकौशला। क्या नाम था? महाकौशला जो है इनकी बहन का नाम था। तो जब बिंबिसार को हम पढ़ते हैं, कहाँ पर? बिंबिसार को जब हम पढ़ते हैं मगध में, तो बिंबिसार ने क्या किया था? इनकी बेटी से विवाह किया था। मगध के राजा बिंबिसार ने किससे विवाह किया था? तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बेटी से विवाह किया था। अब और इसी विवाह के बदले में बिंबिसार को क्या मिला था? काशी राज्य जो है दहेज में मिला हुआ था। तो ये मगध की एक प्रगति का कारण भी था। अभी हम देखेंगे आगे चल करके बिंबिसार के विस्तार की जो नीतियां हैं उनमें से एक नीति यह भी आएगा। इस काशी से जो है 1 लाख रुपए का जो है प्रतिवर्ष जो क्या मिलता था? जो है टैक्स के रूप में प्राप्त होता था। ये मगध की विकास के लिए जो है एक साधन के रूप में कार्य किया। कालांतर में क्या हुआ? जब बिंबिसार खत्म हुआ, बिंबिसार की हत्या कर दी गई अजातशत्रु द्वारा, तो कौशल नरेश जो प्रसेनजीत थे वह काशी क्षेत्र अपना वापस ले लिया गया मगध से। तो फिर अजातशत्रु जो कि बिंबिसार के पुत्र थे, उन्होंने क्या किया? आक्रमण कर दिया। कहाँ पर? कौशल पर, और काशी को जीत लिया। साथ ही साथ इसमें जो है विवाह भी हो गया था। किसका? महाकौशला का अजातशत्रु के साथ में। तो इस प्रकार से मगध से इनके क्या रहे हैं? वैवाहिक संबंध रहे हैं। देखिएगा क्या लिखेंगे कि प्रसेनजीत कौन थे? तो बुद्धकालीन इच्छावक वंशीय कौशल नरेश थे। देखो एक लाइन में कितनी जानकारी है, इसमें 3 जानकारी दी गई है। इसी प्रकार से आपको प्रयोग करना अपने शब्दों का, कि पहली बात तो ये शासक जो है बुद्ध के समकालीन थे। दूसरी बात यह है कौन से वंश के थे? इच्छावकु वंश के थे। और तीसरी बात ये कहाँ के शासक थे? कौशल नरेश शासक थे। और इनकी राजधानी जो थी कौशल की वो क्या थी? श्रावस्ती थी। बौद्ध संरक्षक थे, यानी कि बौद्ध धर्म का संरक्षण करने वाले थे और बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे। मगध से वैवाहिक संबंध, पुत्री वाजिरा का विवाह जो है अजातशत्रु से किया था। थोड़ा सा देखिएगा, इसमें जो है इनकी पुत्री जो थी वाजिरा थी, बहन जो थी महाकौशला थी, दोनों का विवाह जो है बिंबिसार और अजातशत्रु से हुआ था। थोड़ा यहाँ पर आप जो है इसे क्लियर करेंगे। हालांकि मैंने मेन जानकारी नहीं दी हुई है, ये कोष्टक में लगाया हुआ है ताकि ये शब्द स्पष्ट हो सके कि वैवाहिक संबंध जो है मगध से हुआ था। अगली बात करेंगे, चंद्रप्रद्योत की बात करेंगे। तो जो 16 महाजनपद हम पढ़ते हैं प्राचीन काल में, उन 16 महाजनपद में से एक जनपद था जिसका नाम था अवंती, और अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी, और यहीं के शासक थे कौन? चंद्रप्रद्योत। और इसी प्रकार से एक महाजनपद था वत्स, वत्स के राजा थे उदयन। कौन थे? वत्स के राजा जो थे उदयन। उदयन का जो है प्रेम प्रसंग चंद्रप्रद्योत की बेटी वासुदत्ता से देखने को मिलता है। इसमें जो है विवाद की कहानी स्वप्न वासुदत्ता में देखने को मिलती है, जो कि भास द्वारा रचित नाटक है। किसके द्वारा? महाकवि भास द्वारा रचित नाटक है। तो अवंती महाजनपद का प्रसिद्ध शासक था। वत्स नरेश उदयन से जो है वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे इनकी बेटी के, जो कि भास नामक नाटक में क्या मिलता है? ये जानकारी हमें मिलती है।
और मगध से इनके मैत्रीय संबंध थे। किस प्रकार से मैत्रीय संबंध थे? मगध का जो राजा था जिसका नाम था बिंबिसार, बिंबिसार ने क्या किया था, इस चंद्रप्रद्योत को एक रोग हो गया था जिसे कहते हैं पीलिया। इस पीलिया रोग का इलाज करने के लिए अपने दरबार का राजवैद्य जिसका नाम था जीवक, जीवक को भेजा था, जिसने पांडु रोग या पीलिया को क्या कर दिया था, चंद्रप्रद्योत का ठीक कर दिया था, जिसके कारण क्या हो गया था, मैत्री संबंध हो गए थे। अगली बात करते हैं राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ यूँ मानिएगा, जब किसी राजा का क्या होता था, राज्याभिषेक होता था तो उस टाइम पर किया जाने वाला यज्ञ था। और इसमें क्या किया जाता था, सोम रस का पान किया जाता था। सोम रस से आशय किससे है, यह एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता था। इसे आप मदिरा वर्तमान शराब से भी तुलना कर सकते हैं। वैदिक काल में इंद्र को सोम रस का पान करने वाला कहा गया है। तो सोम रस का इसमें पान किया जाता था। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। और शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ग्रंथ है, ध्यान रखिए, यजुर्वेद का ये जो क्या है, एक ग्रंथ है। अगली बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ प्राचीन काल में बहुत चर्चा मिलती है। अश्वमेध यज्ञ की बात करें तो प्राचीन भारत में साम्राज्य विस्तार हेतु किया जाने वाला यज्ञ होता था। इसमें जो है अश्व, अश्व मतलब क्या होता था, घोड़ा। देखो इस शब्द का ही मतलब होता है, मेध का मतलब क्या होता है, बलि होता है। मेध का मतलब क्या होता है, बलि होता है। और अश्व का मतलब क्या होता है, घोड़ा। तो घोड़ा की बलि क्या इसका अर्थ होता है, हाँ ऐसा ही समझ लीजिएगा, क्योंकि जो घोड़ा छोड़ा जाता था उसकी बाद में बलि होती थी। या यूँ समझिएगा, सीधा सा अर्थ है इसका कि साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। और इसमें क्या करते थे, एक घोड़ा जो है इसमें छोड़ा जाता था। यह घोड़ा जहाँ तक चला जाता था वहाँ तक जो है उस राजा का राज्य समझा जाता था। जो कोई इसे रोकता था उसे क्या करना पड़ता था, उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। तो जहाँ पर ये भ्रमित कर जाता था, जहाँ पर ये घोड़ा भ्रमण कर जाता था, तो वहाँ पर राजा का आधिपत्य हो जाता था। अगला प्रश्न बात करते हैं महापद्म नंद। कौन सा नंद, महापद्म नंद। जब हम किसकी बात करते हैं, मगध की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मगध की बात करते हैं। तो मगध में सबसे पहले किस वंश ने शासन किया, तो आप क्या कहेंगे, हर्यक वंश ने शासन किया। हर्यक वंश के बाद जो है किसने शासन किया, तो आप क्या कहेंगे, शिशुनाग वंश ने शासन किया। कौन से वंश ने, शिशुनाग वंश ने। और शिशुनाग के बाद में जो है नंद वंश ने शासन किया। और नंदों के बाद में जो है किसने शासन किया, मौर्य राजवंश ने शासन किया। इसी नंद वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था क्या, महापद्म नंद। तो महापद्म नंद जो है, महापद्म मगध के नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। इसकी उपाधि क्या थी, सर्व क्षत्रांत, यानी कि सभी क्षत्रियों का विनाश करने वाला। इसका अर्थ क्या होता है, सभी क्षत्रियों का विनाश करने वाला। भार्गव यानी कि परशुराम का दूसरा अवतार। एक राट यानी कि एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना करने वाला। ये उपाधियाँ किसकी थी, महापद्म नंद की थी। महापद्म नंद की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। यह है उड़ीसा के राजा जो है किसका, खारवेल का अभिलेख है। और इसमें जानकारी मिलती है कि मगध नरेश महापद्म नंद ने क्या किया, कलिंग राज्य को जीता है। किसको जीता है, कलिंग राज्य को जीता है। और यहाँ पर एक नहर का निर्माण करवाया है। और उस नहर का नाम क्या था, तंसुली नहर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर में ये आ सकता है स्वयं, तंसुली नहर। तो तंसुली नहर जो है प्राचीन काल का प्रथम ये नहर का प्रणाली का प्रमाण है, जो कि हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। अगली बात करते हैं, अब ये क्या हो गए, हमारे 2 मार्कर प्रश्न हो गए। अब है हमारे पास में क्या, 6 मार्कर प्रश्न है, जो आपको 60 शब्द के अंतर्गत देना है। आपको अधिकतम समय 3 मिनट का इसको देने में लिखना है। तो क्या क्या बातें लिख देंगे, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ। भाई 16 महाजनपद थे, 16 के 16 में से सबसे बड़ा मगध क्यों बन गया, क्यों वह शक्तिशाली बन गया मगध महाजनपद, जो कि हमेशा ही प्राचीन काल में राजनीति का केंद्र बना रहा। तो इसके कई कारण हैं, तो उन कारणों को आपको लिखना है। जो सबसे बड़ा कारण था साथियों वो क्या था, लोहा का आविष्कार, सॉरी, इसका सबसे कारण जो था भूगोल। क्या, इसका सबसे बड़ा कारण था मगध का जो क्षेत्र था उसकी जो भूगोल थी बहुत इम्पोर्टेंट थी। साथ ही साथ वहाँ के जो है योग्य शासक भी हुए थे, उन्होंने भी बहुत बेहतर कार्य किए थे। साथ ही साथ यहाँ पर धर्म की बात करते हैं, धर्म भी यहाँ पर जो है प्रमुख भूमिका निभाया था। कैसा भूमिका निभाया था, क्योंकि मगध चूँकि शुरुआत में एक जनजातीय राज्य था, अनार्य राज्य था, तो यहाँ पर आर्यों के धर्म का प्रभाव नहीं हुआ। फलस्वरूप इसने आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान दिया। चलिए देखते हैं, एक एक कारण समझते हैं।
थोड़ा सा परिचय लिखेंगे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, जिसके उत्कर्ष के निम्न कारण है। तो भाषा इस प्रकार से लिखनी है कि आपको खुद को पढ़ने में भी लगे कि हाँ मैंने कुछ अच्छी भाषा लिखी हुई है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो फिर जो सामने वाला पढ़ेगा आपकी कॉपी उसे भी अच्छी लगेगी। तो क्या कारण है? पहला कारण है आपके पास में भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण में देखेंगे कि जो मगध का क्षेत्र था वो गंगा घाटी का क्षेत्र था, और गंगा घाटी का क्षेत्र जो है एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र हुआ करता था। और जहाँ पर जिसके पास में उपजाऊ क्षेत्र होगा तो उसके पास में क्या होगा? उत्पादन ज़्यादा होगा। और जब उत्पादन होगा तो क्या मिलेगा? राजा को टैक्स भी मिलेगा। क्या मिलेगा? राजा को टैक्स मिलेगा। और टैक्स मिलेगा तो शासन प्रशासन क्या कर सकेंगे? बेहतर कर सकेंगे। और बेहतर शासन प्रशासन से क्या होगा? लोगों की सुरक्षा होगी, उन्हें काम करने का अवसर मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो यही जो है मेन कारण था इनका, जो क्या था, गंगा घाटी को उपजाऊ क्षेत्र था। भौगोलिक स्थिति में इनकी राजधानी जो है दोस्तों सुरक्षित थी। जो पाटलिपुत्र नगर है ना, ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो साधारण यहाँ पर कोई राजा जो है आक्रमण नहीं कर पाता था, क्योंकि उस समय पर हवाई जहाज और जेट प्लान नहीं हुआ करते थे, रथों से आक्रमण करना पड़ता था। जंगल की इनके पास में उपलब्धता थी। आप कहो कि जंगल से क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि प्राचीन काल में जो है आय का साधन पशुपालन आय का प्रमुख साधन होता था। तो जंगल से क्या प्राप्त होती थी? बहुत सारी घास प्राप्त होती थी, फल फूल प्राप्त होते थे, और सबसे बड़ी बात की जाए इन्हें यहाँ से जो है हाथी प्राप्त होते थे। और हाथी जो है प्राचीन काल में युद्ध के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे। आप जानते हैं हाथी कितना ऊंचा होता है, तो उस टाइम पर जो है ऊपर से बैठ कर के जो है सैनिक लोग जो है दूसरी सेना में बेहतर प्रहार कर सकते थे। तो जंगल से हाथियों की उपलब्धता होती थी। इसकी बात करें तो जल व्यापार, तो पाटलिपुत्र आप जानते हैं कि सोन और गंगा 2 नदियों के संगम पर बसा हुआ था, और छोटी छोटी और सारी बहुत नदियां थी वहाँ पर। तो इससे क्या हुआ? जल व्यापार जो है सुगम हुआ। जब वहाँ पर किसी क्षेत्र में व्यापार हो जाएगा, अच्छी कृषि होगी, शासक भी अच्छा होगा, तो विकास निश्चित रूप से होगा। तो पहला पॉइंट आपका भौगोलिक स्थिति हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, वो है कुशल सैन्य संगठन। तो आर्थिक संपन्नता हुई थी। देखो जब भौगोलिक क्षेत्र उत्पादन हुआ तो क्या हो गई? आर्थिक क्षेत्र संपन्न हो गया, तथा जंगल ने कुशल सेना के निर्माण का अवसर दिया। जंगल से जहाँ एक तरफ हमें गज सेना या हाथी सेना की प्राप्ति हुई, और आर्थिक संपन्नता से लोहा का आविष्कार पहले ही हो चुका था, तो बढ़िया हथियार बनवाए गए, सैनिकों को बढ़िया वेतन दिया गया। तो एक क्या बन गया? बेहतर जो है सैन्य संगठन बन गया। स्वतंत्र सामाजिक वातावरण, इसका मतलब क्या है कि धर्म का प्रभाव न होना। अनार्य राज्य था ये। अनार्य राज्य का मतलब क्या है कि जो पहले आर्य राज्य होते थे उनमें धार्मिक गतिविधियां ज़्यादा होती थी, जैसे कि आपको यज्ञ करना पड़ेगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा। आप जो है इस प्रकार से युद्ध नहीं कर सकते, आप जो है बिना भविष्य देखे हुए युद्ध नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के यहाँ पर कृत्य नहीं होते थे, सिर्फ तर्क पर बल दिया जाता था। अनार्य राज्य था जिससे धार्मिक वातावरण नहीं था। 6 नंबर में आप इतना ही एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है योग्य शासक भी हुए थे, योग्य था कुशल शासक हुए। तो देखिए कुशल अगर शासक होंगे तब भी विकास होता है। जैसे बिंबिसार देखें, अभी बिंबिसार की हम नीतियाँ पढ़ेंगे कि किस प्रकार से नीतियाँ थी। उसकी त्रिसूत्री नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिसूत्री नीति ने मगध के विस्तार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, अभी हम देखेंगे इसको। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद जैसे इसमें क्या हुए? योग्य शासक हुए, जिन्होंने क्या किया? साम्राज्य का विस्तार किया। तो इस प्रकार मगध की पृष्ठभूमि ने मौर्य काल में अखिल भारतीय साम्राज्य की नींव बनाई है। क्या हो जाएगा आपका निष्कर्ष होगा? यकीन मानिए ये शब्द मेरे द्वारा जो एक एक शब्द चुने गए हैं, इन्हें आप जो है बेहतर समझ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और हमारे पास में अगला प्रश्न है गणराज्यों की शासन व्यवस्था समझाइए। तो देखिए एमपीपीएससी प्री में भी देखें तो एक नया टॉपिक जुड़ गया है, गणराज्य। क्या जुड़ गया है? गणराज्य जुड़ गया है। तो इनकी शासन व्यवस्था कैसी थी? तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, नवीन प्रकार के प्रश्न आते हैं। सामान्यतः अब सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बहुत कम पूछा जाता है, तो छोटे छोटे प्रश्नों में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो आपको क्या बताना है? गणराज्यों की शासन व्यवस्था कैसी थी। तो 10 गणराज्य हमें बुद्ध काल में देखने को मिलते हैं, तो यहाँ का शासन संचालन कैसे होता है उनको एक एक करके देखते हैं हम। बौद्ध ग्रंथों में वर्णित शासन व्यवस्था के आधार पर ही गणराज्यों की शासन व्यवस्था का वर्णन किया जाता है, जो कि निम्न प्रकार है। देखेंगे क्या होता है।
जो बौद्ध प्राचीन काल के गणराज्य होते थे उनकी शासन व्यवस्था में कुछ इस प्रकार से आप 5 आयाम क्या है बता सकते हैं कि क्या क्या होता था उनकी शासन व्यवस्था में। तो गणराज्य में सबसे पहले क्या होती थी, ऊपर जो होती थी केंद्रीय समिति होती थी। जैसे हम बात करें लिच्छवी गणराज्य का उदाहरण ले लें तो लिच्छवी गणराज्यों में कई गण थे। वो गण मिल करके क्या बनाते थे, एक जो है केंद्रीय समिति बनाते थे। और इसमें कितने सदस्य होते थे, कई बार तो इसमें बौद्ध ग्रंथों में चर्चा मिलती है कि इनमें जो है 1700 सदस्यों की भी चर्चा मिलती है, 500 सदस्यों की भी चर्चा मिलती है, 1700 सदस्य लिच्छवी गणराज्य में चर्चा मिलती है। लेकिन आपको ये डाटा देने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है कि केंद्रीय समिति होती थी। तो यह क्या होता था, यूँ समझ लीजिए कि यह जनता का मंच होता था। हर गण का प्रतिनिधि आता था और यह लोकसभा की भांति थी। यहाँ पर कोई भी जनता संबंधी जो मुद्दा होते थे उन पर चर्चा की जाती थी और अंततः बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था। इसका जो अध्यक्ष होता था, इसका अध्यक्ष जो है राजा कहलाता था। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ प्री के लिए। इस केंद्रीय समिति को संस्थागार कहा जाता था। ये प्रश्न आ चुका है शायद बार कहीं पर। ये क्या कहा जाता था, इस केंद्रीय समिति को क्या कहते थे, संस्थागार कहते थे। तो देखिएगा, यह वाद विवाद मंच था और सदस्यों के बहुमत के आधार पर यहाँ पर राजा निर्णय लेता था। राजा कौन होता था, इसका अध्यक्ष होता था। इसका अन्य नाम जो है संस्थागार भी हमें देखने को मिलता है। तो आप 6 नंबर के प्रश्न में इतनी जानकारी ही दे सकते हैं, अन्यथा देने के लिए बता सकते हैं, सदस्य बता सकते हैं, उनका कार्यकाल बता सकते हैं, लेकिन हमारे पास में इतनी जगह नहीं है। कार्य पद्धति की बात करें, यह केंद्रीय जो समिति थी कैसे काम करती थी। संस्थागार की कार्य पद्धति आधुनिक सांसद के समान होती थी, जिसमें कोरम व्यवस्था भी होती थी कि अगर किसी चीज़ पर क्या लेना है, आपको फैसला लेना है कि ऐसा होना चाहिए, तो इसके लिए न्यूनतम सदस्यों का क्या चाहिए, हमें समर्थन चाहिए, तभी जो है वो कार्य पूरा होगा। तो उसी को क्या कहते हैं, कोरम कहते हैं। जैसे वर्तमान संसद का कोरम होता है 1/10 होता है, कि मतलब जितने सदस्य हैं उनका 1/10 सदस्य अगर सहमत हैं तभी काम चालू होगा। मतगणना भी होती थी और इन सभी के लिए हमें क्या देखने को मिलते हैं, व्यवस्थित नियम होते थे। कहाँ पर, केंद्रीय समिति में। गण परिषद देखें तो गणराज्यों में एक क्या होती थी, गण परिषद होती थी प्रत्येक गणराज्य में। अब यूँ समझ लीजिएगा कि ये जो केंद्रीय समिति है इसमें सभी मंत्री होते थे। क्या होते थे, बहुत सारे मंत्री होते थे। लेकिन जो वर्तमान में सरकार में आप देखते हैं, इसे कहते हैं कैबिनेट मंत्री। तो महत्वपूर्ण फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं, कैबिनेट मंत्री के द्वारा लिए जाते हैं। तो जो गण परिषद है इसे कैबिनेट मंत्री ही समझ सकते हैं। गणराज्यों में एक क्या होती थी, गण परिषद थी, सदस्य इसके 4 से 20 तक होते थे और यही जो क्या करते थे, शासन व्यवस्था देखते थे। अगली बात करते हैं, ग्राम पंचायतें भी होती थी। तो ग्राम स्तर पर जो क्या होती थी, ग्राम पंचायतें होती थी, यह कृषि और व्यापार का कार्य देखती थी। न्याय व्यवस्था की बात करें तो गणराज्यों में जो न्याय व्यवस्था है 7 स्तरीय न्यायालय होता था। यानी कि अगर आप क्या करते हो, अपराध करते हो, क्या करते हो, अपराध करते हो, तो आपको 7 चरणों से गुजरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको 7 चरणों से गुजरना होगा। सबसे पहला न्यायालय जो है सेना का न्यायालय होता था। इसी प्रकार से जो है मंत्री का न्यायालय, दीवान का न्यायालय, और जो है जो भी जितने अलग अलग विभाग होते थे उन सभी विभागों से होकर के मुकदमा जाता था। और अंतिम रूप से मुकदमा किसके पास में जाता था, राजा के पास में जाता था। तो 7 स्तरीय न्यायालय था जिसमें राजा का न्यायालय अंतिम था। प्रत्येक अपराधी 7 चरणों से गुजरता था। तो अब आपका होगा निष्कर्ष कि अतः उपरोक्त व्यवस्था समृद्ध तथा व्यवस्थित राज्य का प्रतीक है। बताइए, जहाँ पर इस प्रकार से जो है नियमबद्ध तरीके से इतनी व्यवस्थित व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से किसका प्रतीक है, एक समृद्ध और विकसित राज्य का प्रतीक है। इसका मतलब है कि प्राचीन काल में जो गणराज्य होते थे वह समृद्ध और विकसित थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय नगरीकरण के उदय के कारण लिखिए। तो आप जानते हैं कि जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय है उसे क्या कहते हैं, द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। और प्रथम नगरीकरण किसे कहते हैं, जो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का समय हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसे क्या कहते हैं, प्रथम नगरीकरण कहते हैं। ये जो द्वितीय नगरीकरण है इसके उदय के क्या कारण थे, कि क्यों हुआ आखिर द्वितीय उदय नगरीकरण। इसका जो सबसे बड़ा कारण था ना दोस्तों, वो था आपका लोहा का आविष्कार। थोड़ा सा इसे समझ लीजिएगा कि लोहा का जैसे ही आविष्कार हुआ तो कृषि व्यवस्था क्या हो गई, समृद्ध हो गई। क्यों, क्योंकि लोहा के आविष्कार से कुल्हाड़ी बनाई गई और कुल्हाड़ी से क्या है, जंगल को साफ किया गया, काटा गया, और जंगल के काटने से क्या बन गए, खेत बन गए। अब खेत जो है
जो पहले संपत्ति पशुपालन पर आधारित थी, यानी कि जो संपत्ति गाय मुख्य संपत्ति हुआ करती थी, अब मुख्य संपत्ति के रूप में क्या हो गया, आपका खेत हो गया। क्या हो गया, खेत मुख्य संपत्ति हो गई। अब राजा प्रयास करने लगे कि अधिक से अधिक क्षेत्र मेरे पास में हो, क्योंकि कृषि से जो क्या होता था, बड़ी मात्रा में टैक्स मिलता था और इसी कृषि से जो है उत्पादन होता था और उत्पादन से जो है व्यापार को बढ़ावा मिलता था। क्यों, अगर आप कपास का व्यापार यानी कपास का उत्पादन करते हैं तो आपका कपड़े का व्यापार जो है क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये द्वितीय नगरीकरण का जो मेन कारण था वो था लोहा, और एक एक को हम पढ़ते हैं, समझते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक स्तर पर 16 महानगर बने। जो वैदिक काल में पहले इकाई क्या होती थी, जन होती थी ऋग वैदिक काल में, आगे चल करके यही क्या बन गए, जनपद बन गए, और आगे चल करके यही जनपद क्या बन गए, जो बड़े आकार के जनपद थे वो क्या बन गए, महाजनपद बन गए। तो महाजनपद कहाँ से, महानगर से है। इन छोटे छोटे जनपदों को क्या कर लिया गया, जीत लिया गया और महाजनपदों का निर्माण किया गया। एक कारण ये भी था कि आप देखते हैं पश्चिमी भारत में 516 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, ईरानी आक्रमण हुआ था। अब ईरानी आक्रमण से ये आवश्यकता थी कि छोटे छोटे राज्यों को ख़त्म करके एक बड़ा राज्य बनाया जाए, ताकि बड़े जो है आक्रमणों को रोका जा सके। तो देखते हैं क्या क्या कारण थे। परिचय आप लिखेंगे थोड़ा सा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक स्तर पर 16 महाजनपद तथा आर्थिक स्तर पर जो परिवर्तन हुए उसी को क्या कहते हैं, द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। क्या क्या हुए, इसके प्रमुख कारण क्या है। पहला कारण जो था, लोहा की खोज ने अधिशेष कृषि का विकास किया। मतलब नहीं समझ में आया। देखो पहले क्या होता था कि जो कृषि होती थी उससे उतना उत्पादन होता था कि लोग सिर्फ क्या करते थे, उसे खाने पीने में ही ख़त्म हो जाता था। लेकिन लोहा का आविष्कार होने से क्या हुआ, उत्पादन ज़्यादा हुआ, और उत्पादन ज़्यादा होने से जो क्या है, मतलब जो है कृषि उत्पाद अधिशेष की स्थिति में, मतलब कि जितना खर्च होता है, जितना हमें खाने के लिए लगता है, उससे ज़्यादा उत्पादन होने लगा। तो क्या है, कुछ मात्रा में बचने लगा, और यही क्या बन गया, लाभ का कारण बन गया। जब यह बचने लगा तो व्यापार के लिए होने लगा, और साथ ही साथ जो है लोगों को लाभ के हिस्से में पहुंचाने लगा। तो लोहा की खोज ने क्या पहुंचाया, खोज ने अधिशेष कृषि का विकास किया, जिससे महानगरों को उदय हुआ। अब अधिशेष कृषि से क्या होगा, किसी के पास में पैसा आएगा। अब पैसा आएगा तो उस पैसा से क्या करेगा, या तो वह व्यापार करेगा, और व्यापार से ही क्या होता है, ज़्यादा करके नगरीकरण का विकास होता है। साथ ही साथ इसमें शिल्पियों तथा नए व्यवसायिक वर्ग का विकास। शिल्पी मतलब जो कारीगर लोग होते थे, और नए व्यवसायिक वर्ग होते थे। तो जहाँ पर जो है 16 नगर बने, तो वहाँ पर क्या बनी होगी, 16 महाजनपद में राजधानी भी बनी होगी। और राजधानी किसका क्षेत्र होता है, राजा का क्षेत्र होता है। तो अन्य क्षेत्रों की तुलना में राजधानी ज़्यादा सुरक्षित होती है। उदाहरण के लिए आप दिल्ली देख सकते हैं, जो है हमारे यहाँ की तुलना में वह ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि वहाँ पर प्रशासक ने वर्ग रहता है, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण परिसंपत्ति भी होती है सरकार की। तो इस राजधानी के क्षेत्र के आसपास क्या रहने लगे, शिल्पी लोग रहने लगे, क्योंकि इन्हें चोर डकैतों से वहाँ पर सुरक्षा मिलती थी। तो फिर क्या हो गया, उन क्षेत्रों में व्यापार का विकास हो गया, और व्यवसायिक वर्ग वहाँ पर रहने लगा। यही आगे चल करके बड़े बड़े जो है उद्योगपति बने। मृदभांड निर्माण, वस्त्र निर्माण, नाई, दर्जी, गंधे के, ये सभी क्या थे, छोटे छोटे के हस्तशिल्प थे, उद्योग थे। सिक्कों का प्रचलन बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब पहले क्या होती थी, मुख्य संपत्ति गाय होती थी। अब बताओ, आप गाय को जेब में तो नहीं रख सकते ना, कोई सामान खरीदने जाना है तो गाय लेकर के जाओगे। तो अब क्या हो गया, सिक्कों का प्रचलन हो गया, और व्यक्ति जो है गाय पर निर्भर न रह करके जेब में या फिर एक थैले में मुद्रा लेकर के जा सकता है, और जो है कुछ भी खरीद सकता है। तो ये भी नगरीकरण का प्रमुख कारण था। तो सिक्कों का प्रचलन, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में सिक्के कौन से चले थे, तो उनका नाम था आहत सिक्के, और किस धातु के होते थे, चांदी के थे। मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया किसने, सिक्कों के प्रचलन ने। विदेशी व्यापार का विकास हुआ। वेदों में, बौद्ध ग्रंथों में जो है यह उल्लेख मिलता है कि सार्थवाह जो है 500 गाड़ियों का काफिला लेकर के क्या है, व्यापार करने के लिए जाते थे। तो ये MPPSC में पूछा हुआ प्रश्न है प्री में। आप देखिएगा 2017 या 19 के पेपर में देखिएगा कि सार्थवाह वर्ग किसका प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व। ऑप्शन में दिया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो आप क्या बताएंगे, यह वैश्य समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि व्यापारी वर्ग कौन होता था, वैश्य समुदाय होता था। अगली बात करते हैं। अगला कारण है कि राजनीतिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है। राजधानी नगर जो है सुरक्षित विकसित हुए। मतलब राजनीतिक स्तर पर क्या परिवर्तन देखने को मिलता है कि जो राजधानी नगर होते थे
उनको क्या किया गया, सुरक्षित किया गया और विकसित किया गया, ताकि क्या हो सके, बेहतर व्यापार हो सके, आक्रमण से सुरक्षा हो सके और प्रजा को शांति मिल सके। इसके अलावा बात करें तो परिवर्तन का एक कारण और था महानगरों के उदय का कि नवीन धर्म प्रचलन में आए, जिनका नाम था बौद्ध और जैन धर्म। इन्होंने धार्मिक कट्टरता के स्थान पर आर्थिक विकास पर ध्यान दिया हुआ था। तो इस प्रकार से ये कारण थे महानगरों के उदय के। और निष्कर्ष बता दें, अतः नगरीकरण से समानता तथा आर्थिक विकास का मार्ग खुला। आज देख पा रहे हैं, अब शहरों में देखेंगे आर्थिक विकास होगा ज़्यादा और वहाँ पर समानता भी होगी, कोई मतलब नहीं रहता है जात पात से शहरों में। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 6 नंबर का चौथा प्रश्न है और हमारे पास में चौथा प्रश्न है वो है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्री मेंस दोनों की इंपॉर्टेंट दृष्टि से है और अभी तक शायद त्रिसूत्री नीति आई नहीं हुई है, लेकिन जरूर आएगी, ध्यान रखना, चाहे 10 नंबर में आ जाए या फिर आपकी 6 नंबर में आ जाए, तो बहुत महत्वपूर्ण है। 2 नंबर में भी आ सकती है केवल त्रिसूत्री नीति को नाम लिखने के लिए। तो मगध के जो शासक थे उनमें से जो पहला शासक था बिंबिसार। बिंबिसार ने मगध का विस्तार करने के लिए जो नीतियां अपनाई थीं, उन 3 नीतियों को ही क्या कहा जाता है, त्रिसूत्री नीति कहा जाता है। देखिएगा, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का मगध विस्तार में उल्लेखनीय योगदान था। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि मगध के विस्तार में बिंबिसार का योगदान बताइएगा। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का मगध के विस्तार में उल्लेखनीय योगदान था और इसके लिए उन्होंने क्या अपनाई थी, त्रिसूत्री नीति अपनाई हुई थी। और त्रिसूत्री नीति क्या थी, पहली नीति थी कि पड़ोसी राज्यों से विवाह कर लो तो क्या हो जाएगा, हमारे संबंध बन जाएंगे, तो फिर क्या है, हमें दिक्कत नहीं होगी। दूसरी नीति थी मित्र बना लो पड़ोसी राज्य को। तीसरी नीति थी अगर किसी कारणवश नहीं मान रहा है तो फिर क्या कर लो, युद्ध में पराजित कर दो। तो विवाह नीति से मान जाएगा तो ठीक है, मैत्री नीति से मान जाएगा तो भी ठीक है, अगर नहीं मानेगा तो अंत में युद्ध है। तो ये 3 नीतियाँ किसकी थी, मगध बिंबिसार की थी। जो विवाह नीति थी, इस विवाह नीति के तहत बिंबिसार ने कहाँ कहाँ से संबंध स्थापित किए थे, ध्यान रखिएगा। जो कौशल देश था, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया था। क्या किया था, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया था और इस विवाह का परिणाम ये हुआ था कि काशी जो है दहेज में प्राप्त हुआ था। इस काशी से जो है लाखों की इनकम प्रतिवर्ष जो है प्राप्त होती थी। उस टाइम लाखों की इनकम बहुत बड़ी इनकम होती थी। दूसरा जो है, इन्होंने मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया था। किससे, खेमा से। तो खेमा जो है ये मद्र देश की राजकुमारी थी। मद्र देश हमने कहाँ पढ़ा हुआ था, विदेशी आक्रमण में पढ़ा हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो मद्र देश से विवाह किया खेमा से, और जो है लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह किया हुआ था। तो विवाह नीति के तहत बिंबिसार ने 3 जगह से वैवाहिक संबंध स्थापित किए हुए थे और इन सब का परिणाम क्या हुआ कि सैन्य तथा आर्थिक व व्यापारिक सहयोग प्राप्त हुआ, जिससे मगध की उन्नति में सहायता मिली। मैत्री नीति के तहत अगर बात की जाए तो जो अवंती और गंधार महाजनपद हुआ करते थे, इनसे इन्होंने मैत्री संबंध स्थापित किए थे। जो अवंती राज्य का शासक था जिसका नाम था चंद्रप्रद्योत, उसको चिकित्सीय सहायता प्रदान की थी। उसको जो पांडु रोग हो गया था तो उससे मैत्री संबंध बन गए थे। गंधार में जो यहाँ का शासक था, आई थिंक इसका नाम पुष्कर सारिन था। क्या नाम था, पुष्कर सारिन। पुष्कर सारिन के यहाँ पर जो है क्या भेजा हुआ था, इसने मैत्री प्रस्ताव के लिए एक राजदूत भेजा हुआ था बिंबिसार ने। मुद्रा नीति, युद्ध नीति की बात करेंगे तो युद्ध नीति के तहत जो है अंग जो जनपद महाजनपद था उसको क्या कर लिया था, अपने में विलय कर लिया था। और यहाँ जो है लौह अयस्क के भंडार होते थे जो कि उस टाइम पर हथियार और अन्य उत्पाद बनाने में सहायता मिली। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, त्रिसूत्री नीति हो जाएगी। इसी का परिणाम था कि जो है अवंती हो गया, मगध अवंती हो गया, अंग हो गया, कौशल हो गया, मध्य देश हो गया, इनसे जो है अच्छे संबंध बने और जो है बहुत सारी वस्तुएं सहयोग इन्हें प्राप्त हुआ। उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त व्यवस्थित शासन तथा नियमित कर व्यवस्था पर भी ध्यान दिया था। किसने, बिंबिसार ने, जो मगध के विस्तार में बहुत बड़ा योगदान था। अब हम बात करते हैं अंतिम प्रश्न की, जो हमारा 10 नंबर का प्रश्न है और आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मगध जो महाजनपद हैं, महाजनपद के उदय को विस्तार पूर्वक समझाइएगा।
देखो ये प्रश्न 10 नंबर में थोड़ा सा आने की संभावना कम है, लेकिन इसमें जो मेरा उद्देश्य था कि सभी 16 के 16 महाजनपद को 2 नंबर के हिसाब से कवर किए जाए, ताकि जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एक महाजनपद पूछ सकता है, तो आप अगर वो जानकारी दे देंगे जो मैं यहाँ पर बताऊँगा प्रत्येक महाजनपद में, वो 2 नंबर के लिए पर्याप्त होगी। साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आपको क्या बता देना है, इसमें परिचय बता देना है। सबसे पहले परिचय के बाद में आप क्या बताएंगे, जो 16 महाजनपद है इसमें थोड़ा सा बता देंगे कि इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है। फिर आप क्या है मैप में जो है 16 महाजनपद दिखा देंगे, और अंतिम पेज में आप जो है एक टेबल बनाएंगे और टेबल में 16 महाजनपद लिखेंगे। उनकी जो है दो दो जानकारी आपको प्रत्येक में देना है, टेबल के अंदर देना है, अन्यथा पेज जो है आपका कम पड़ जाएगा। अगर जो हेडिंग बनाएंगे तो टेबल में आपको ये लिखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसा लिखेंगे। सबसे पहले परिचय। ऋग्वैदिक कालीन जन लोहा के, जो जन मतलब क्या होती थी, एक राजनीतिक इकाई होती थी ऋग्वैदिक काल में। पंचजन जिसे हम पढ़ते हैं, पुरु, यदु, द्रुहु, त्रुवसु, अनु, ये सभी क्या होते थे, जन होते थे। तो ऋग्वैदिक कालीन जन लोहा के आविष्कार के बाद जनपद के रूप में क्या हुए, विकसित हुए। इन्हीं जनपदों से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों को उदय हुआ, जिनकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। प्री में बहुत फैक्ट आते हैं कि जिनकी जानकारी जैन ग्रंथ भगवती सूत्र तथा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये बता दीजिए महाजनपद के उदय के क्या कारण थे, तो आप बताएंगे इस प्रकार से, क्योंकि महाजनपदों के उदय को विस्तार से समझाना है तो इसमें कारण ही बताएंगे 4-5। कि लोहा के आविष्कार ने आर्थिक समृद्धता प्रदान की, मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रचलन, विदेशी आक्रमण से सुरक्षा के लिए जो जागरूकता हुई थी, तो बड़े राज्यों का निर्माण किया गया। शासक वर्ग की महत्वाकांक्षा, लोहा के आविष्कार ने खेतों को महत्व दिया, कृषि को महत्व दिया, तो शासक वर्गों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, तो उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को जीत करके एक बड़ा राज्य बनाया। व्यापार वाणिज्य का विकास, ये सभी महाजनपदों के उदय के कारण हैं। अब यहाँ पर आप जो है मैप में ये 16 महाजनपद आपको दिखाना है इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप जो है थोड़ा सा इन्हें और अच्छे से लिख सकते हैं। ये था आपका कंबोज, जो कि वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान तक में विस्तृत है। ये है गंधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। ये है पंचाल, यहीं की जो महाभारत कालीन द्रौपदी जो है यहीं की थी। कुरु, कुरु राज्य ये कौरवों का राज्य था, इसकी राजधानी हस्तिनापुर जो है इंद्रप्रस्थ था। मल्लगढ़ राज्य, और ये वज्जी, ये हो जाएगा अंग, ये हो जाएगा काशी, ये हो जाएगा कौशल, और ये हो जाएगा सूरसेन जो कि मथुरा में पड़ता है। कौशल उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुरु दिल्ली के आसपास है। वत्स जो है आपका ग्वालियर वाला क्षेत्र है, ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र है। चेदी ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। अवंती मालवा वाला क्षेत्र है। मगध बिहार वाला क्षेत्र है। मत्स्य जो है राजस्थान में है। और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन है, अस्मक है, इसकी राजधानी पोर्टन थी। तो इस प्रकार से आप मैप में दिखा देंगे। आगे बताएंगे कि 16 महाजनपद है तथा उनका विवरण निम्न अनुसार है, जो कि अगले आपको टेबल के रूप में दे देना है। हालांकि टेबल बनाने के लिए यदि आपको समय ना हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, टेबल में और अच्छा लगेगा, लेकिन पटरी खींचने के चक्कर में बढ़ पड़िएगा मेन पेपर में। तो आपके पास में है 16 महाजनपद, इनकी थोड़ा थोड़ा जानकारी देना है। सबसे पहला मगध, इसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, और 16 महाजनपदों में क्या था, ये सबसे शक्तिशाली था। तो इस प्रकार से बता सकते हैं प्रत्येक के बारे में। 2 नंबर में आपको यही जानकारी का प्रयोग करना है। अवंती महाजनपद की बात करें तो अवंती महाजनपद जो है उज्जैनी और महेशमती क्या थी, इसकी 2 राजधानियाँ थीं। वर्तमान ये मालवा क्षेत्र में पड़ता था। और इसका जो विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था, ये प्री में इंपॉर्टेंट है। शिशुनाग ने मगध में क्या कर लिया था, विलय कर लिया था। चेदी की बात करें, इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र था। महाभारत काल में यहाँ का शासक जो था आपका शिशुपाल था। काशी महाजनपद की बात करें, इसकी राजधानी वाराणसी थी। वरुण और 80 नदियों के संगम पर बसी हुई थी, इसलिए वाराणसी कहा गया। अजातशत्रु ने मगध में इसे क्या कर लिया था, विलय कर लिया था। बाद में पहले जो है बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और फिर अजातशत्रु ने जो है उसकी बेटी वाजिरा से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, बाद में विलय कर लिया। कौशल जो है इसकी राजधानी श्रावस्ती होती थी। अयोध्या वाला क्षेत्र था जो वर्तमान अयोध्या है। और यहाँ के शासक जो थे प्रसेनजीत ने पुत्री वाजिरा और बहन महाकौशला का विवाह किसमें किया था, मगध राज्य में किया था। वाजिरा का विवाह किससे किया था, अजातशत्रु से। अगली बात करते हैं इसी प्रकार से वत्स महाजनपद, इसकी राजधानी कौसंबी थी। और यहाँ का जो राजा था जिसका नाम था उदयन, और वासदत्ता जो कि कौन थी, चंद्रप्रद्योत की पुत्री थी। इसकी जानकारी हमें भासकृत नाटक से प्राप्त होती है, और उसके नाटक का नाम था स्वप्न वासदत्ता।
सूरसेन की बात करें तो सूरसेन की जो राजधानी थी वो क्या थी, मथुरा थी। और जो अवंतीपुत्र जो यहाँ का शासक था गौतम बुद्ध के समय पर। पंचाल की राजधानी अहिछत्र था काम्पिल्य, दो राजधानियाँ थी, महाभारतकालीन द्रौपदी यहीं की थी। कुरु राज्य, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ था, महाभारत का महाकाव्य इसी राज्य पर आधारित है। मत्स्य, ये विराटनगर थी और आधुनिक राजस्थान में स्थित है। जो पांडव थे अपने अज्ञातवास का समय मत्स्य राज्य में ही काटा हुआ था, विराटनगर में। गंधार महाजनपद, इसकी राजधानी तक्षशिला थी, यह विद्या एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र था। कंबोज महाजनपद, इसकी राजधानी राजपुर थी, आधुनिक कश्मीर में स्थित था ये। असमक की बात करें, इसकी राजधानी पोतन थी, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। वज्जी की राजधानी आपकी वैशाली हो जाएगी, अजातशत्रु द्वारा मगध में विलय कर लिया गया था, जो वो दोस्त के मंत्री थे। मल्लगढ़ राज्य की राजधानी कुशीनगर तथा पावा थी, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण इसी गढ़ राज्य में हुआ था। कुशीनगर का जो मल्लगढ़ राज्य था इसी में हुआ था। अंग महाजनपद, इसकी राजधानी चंपा थी, यह पूर्वी तट का प्रमुख महानगर था, पूर्वी भारत का महानगर, असम के आसपास में था। चंपानगर जो है काफ़ी फेमस नगर था और इसके वास्तुकार कई बार पूछ लेते हैं कि इसके वास्तुकार कौन थे, तो महागोविंद जो है इसके क्या थे, वास्तुकार थे। अब लिखेंगे आप क्या, निष्कर्ष लिखेंगे कि महाजनपदों का उदय भारतीय इतिहास में संक्रमणकालीन अवस्था का प्रतीक है। संक्रमणकालीन मतलब जो पहले कुछ ऐसा था, मान लीजिए यहाँ पर था तो यहाँ पर आ गया, इनके विकसित रूप में परावर्तन का ये क्या है, प्रतीक है। संक्रमण काल का मतलब होता है कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन। तो महाजनपद का उदय जो है भारतीय इतिहास में संक्रमणकालीन अवस्था का प्रतीक है, जहाँ जनजातीय राज्यों से स्थायी राज्यों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, आज की जो है हमने 7 नंबर की ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट की हुई है। और पिछले प्रश्न में जो है कुछ कमेंट थे कि मतलब क्या था भाई, लकुलिस को लेकर के कमेंट था एक कि लकुलिस के बारे में बताइए। तो इनका जन्म जो है कायावरोहण में हुआ था, कायावरोहण में। और यह जो है इन्हें शिव का अवतार माना जाता है। क्या माना जाता है, भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। और इन्होंने जो है जो धर्म की स्थापना की थी उसका नाम था पाशुपत संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की हुई थी। इतनी जानकारी देना है, हालांकि जो मैंने ये लिखा हुआ है कॉपी में वो गलत नहीं लिखा होगा, ये शायद मैं पूरे ध्यान में लिखता हूँ कि क्या चीज़ें लिखना है। फिर भी यदि बोलने में कोई त्रुटि हो जाती है तो जो आप सुधार लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।